गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कल का जो मैंने होमवर्क आपको दिया था, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, वरना पनिशमेंट मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट। अगर कल की वीडियोस आपने नहीं देखी, इट्स ओके। हमने चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9 के 2 टॉपिक्स ही कवर करे थे कल। आज हम कवर करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। सबसे पहले मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं अपने आप को। आई एम योर प्रोफेसर, माय नेम इज भूपेश दरियानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भूपेश लेबोरेटरी। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं क्लास में, सबसे पहले आपको उनके बारे में बता देना चाहता हूं। जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो है वेपोराइजेशन। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चीज में अभी तक भी डाउट होता है, इवन on reaching into 11th and 12th class, कि what is the difference in evaporation and boiling and are they same as vaporization। इन तीनों टर्म्स में बच्चों को हमेशा ही, भले वो IIT कर रहे हो, नीट कर रहे हो, क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हो, क्लास 9 के एग्जाम दे रहे हो, मैंने देखा है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका बेस ही क्लियर नहीं होता। जस्ट इमेजिन यू आर अ टेररिस्ट, आपको किसी बिल्डिंग को सिर्फ एक मिसाइल से खत्म करना है। कहाँ लॉन्च करोगे? यू आर प्लेइंग अ गेम। कहाँ लॉन्च करोगे? उसके बेस पे। अगर बेस के कॉलम्स को आपने उड़ा दिया तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग एक बार में गिर जाएगी। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो कैसे बनेगा आपका आईआईटी का या फिर नीट का स्ट्रक्चर? तो लेट्स बिल्ड योर बेस एंड लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन एंड लेट्स कवर अप योर टॉपिक की वेपराइजेशन सर आखिरकार होता क्या है। जो बुकिश डेफिनेशन है वेपराइजेशन की, सबसे पहले तो मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। Vaporization की जो bookish definition है, that says that whenever a matter is going to change its state from liquid that to gas, or the interconversion of the state of matter directly from the liquid to that of the gas is called as vaporization। इन सिंपल वर्ड्स, हिंदी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो, अगर हमारे पास कोई मैटर है जो लिक्विड स्टेट में, लेट्स टेक एग्जांपल, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, अगर मैं उस लिक्विड को ले लेता हूं और उस लिक्विड का स्टेट चेंज हो जाता है फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ गैस, इस फेज चेंज को, इस कन्वर्जन को, इस इंटर कन्वर्जन को फ्रॉम लिक्विड टू दैट ऑफ गैस हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, जो पहला टाइप है उसका नाम है इवेपोरेशन और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है बॉइलिंग। यानी कि इवेपोरेशन भी वेपोराइजेशन ही है और बॉइलिंग भी वेपोराइजेशन ही है, बट दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कि सर इवेपोरेशन आखिरकार है क्या? फेज चेंज तो इवेपोरेशन में भी होता है, यानी कि लिक्विड्स गैसियस फेज में इवेपोरेशन में भी जाते हैं। तो ये फिर आखिरकार बॉइलिंग से अलग कैसे है? जस्ट इमेजिन कि रूम में आपके पास एक पानी का ग्लास है। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर नाउ। लेट्स से पानी की बोतल है। अगर मैं इसको ओपन करके मेरे रूम में रख के चले जाता हूँ, लेट्स से मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए किसी और कंट्री में चले गया टूर के लिए, ये बोतल में इतना पानी है, लेट्स से मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे कि इतना पानी इस बोतल में है। क्या जब मैं वापस आऊंगा, अगर पानी किसी ने पिया नहीं है, लेट्स अज्यूम द कंडीशन, तो आपको क्या लगता है पानी उतना का उतना उस बोतल में रहेगा? द आंसर इज नो। सो वाटर इज गोइंग टू गेट इवेपोरेटेड। कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर इजीली दे देगा। अब यहां पर फोकस करो, उस पानी को फेज चेंज करने के लिए किसने हेल्प करी? जैसा कि मैंने बोला कि ये ढक्कन मैंने खोल के रखा था बोतल का। रूम टेम्परेचर की जब भी हम बात करते हैं, दैट दिस थिंग्स आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? The temperature which varies from 25 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बीच के टेम्परेचर को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। लेट्स से ये जो स्टूडियो का रूम है जिसमें मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। सो यही तो है हमारा रूम टेम्परेचर। ओके, अगर रूम टेम्परेचर पर फेज चेंज होता है किसी लिक्विड का, फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ गैस, उस फेज चेंज को हम क्या कहेंगे पता है आपको? You are going to call it evaporation। And evaporation की definition में एक और टर्म आती है, the phase change of a liquid from that of liquid to that of gas without reaching on to its boiling point is called as evaporation। अब ये boiling point क्या होता है? boiling point वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर पहुंचने पर एक लिक्विड अपने स्टेट को चेंज करता है। ओके, मान लीजिए मेरे पास पानी कंटेनर के अंदर है। ओके, लेट्स से ग्लास के अंदर है। अब मैंने डाल दिया है उसे किसी वेसल के अंदर और उसमें रख दिया मैंने स्टोव पे। ओके, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने उसके अंदर एक थर्मोमीटर को भी लगा दिया। आप देखेंगे जैसे ही हमारा टेम्परेचर हिट करता है 100 डिग्री सेल्सियस को,
यानी कि गैस की जो हीट एनर्जी हमें मिली है वो उस पानी तक गई। अब वो पानी गर्म होना चालू होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होगा। लेट्स से वो पानी का स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे एलिवेट होके 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद क्या होगा, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ गैस। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, उस मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये जाना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट ये बॉटल को जब मैं रूम में रख के गया, मेरे रूम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस था ही नहीं, तो इसका पानी कैसे ऊपर चला गया? यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ये पानी जो लिक्विड स्टेट में था कैसे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया विदाउट रीचिंग ऑन टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट? आंसर उसका इजी है, हवा हमारे आसपास है। ओके, एज वी नो दैट ये जो इनविजिबल चीज मेरे आसपास है जिसमें मैं हाथ घुमा रहा हूं, क्या है ये? दिस इज एयर। और एयर क्या है? दिस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि मैंने बोला, रूम टेम्परेचर पे जो हवा होती है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। ओके, यानी कि उसके पास हीट एनर्जी कितनी है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की हीट एनर्जी है। जब ये पानी उस 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की हीट एनर्जी की कांटेक्ट में आएगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उस बीकर के अंदर, जैसे ही वो सरफेस मॉलिक्यूल्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वाले एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा? दे आर गोइंग टू गेट द एनर्जी ट्रांसफर डन विद इन देमसेल्व्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये कार खड़ी है, ठीक है, और ये कार तेजी से इसकी तरफ आ रही है। कार जैसे इसको टकराएगी, क्या होगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और ये कार थोड़ी तो दूर फेंकाएगी ना। वैसे ही ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो उस ग्लास के अंदर है, और ये है एयर के मॉलिक्यूल्स जो हीटेड अप है। जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स उनसे कांटेक्ट में आते, क्या होगा? हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस का हीट उसे दे दिया। जैसे ही वो हीट ट्रांसफर होगा तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाने का वेट नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ गैस। ये उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपने स्टेट को चेंज कर लेगा और कहां जाएगा? अप इन द एयर इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, और वाटर साइकिल में भी स्टूडेंट्स यही होता है। हम बचपन से पढ़ते हैं ज्योग्राफी की क्लास में कि जो पॉन्ड और लेक होती है, इनके अंदर का जो पानी होता है गर्मी के दिनों में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस की हीट तो उन्हें मिलती नहीं है। एक्चुअली रूम टेम्परेचर की वजह से। याद करो, गर्मियों के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना तो यू नो ऐसे टपकता है कि पूछो ही मत। अब इतनी ज्यादा गर्मी में जब वो एयर के मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, ओके, पॉन्ड के पानी को, और पॉन्ड के पानी के किन पार्टिकल्स को हिट करेंगे? उन पार्टिकल्स को हिट करेंगे जो वाटर के सरफेस पर है, यानी कि वो H2O मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है। जैसे ही ये एयर का पार्टिकल उस पार्टिकल को हिट करेगा वाटर के H2O मॉलिक्यूल को, क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा एंड इट इज गोइंग टू चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड to that of gas, and hence it has changed its state below the melting point, and this phenomena is called as evaporation. Okay, but ये boiling से अलग कैसे? देखो, स्टेट चेंज दोनों में ही होता है। इवेपोरेशन में स्टेट चेंज होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग में स्टेट चेंज होता है ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जस्ट इमेजिन दिस केस। आपके पास दो बीकर हैं और दोनों के अंदर है पानी। पहले बीकर को आपने रूम में ऐसे ही छोड़ रखा है और दूसरे बीकर को आपने रख दिया है गैस पर, ठीक है, गैस पर रख दिया, यानी कि हीट एनर्जी आप दे रहे हो उसे। गैस को ऑन करने के बाद डेफिनेटली हीट एनर्जी आप उसको दे रहे हो। जैसे ही गैस को ऑन करोगे, हीट एनर्जी उसे मिलेगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वाटर के सारे ही मॉलिक्यूल्स अपने स्टेट को चेंज कर लेंगे फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ गैस, यानी कि ऑन रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट हैज चेंज्ड इट्स स्टेट एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। अब जो दूसरा बीकर है उस पे आ जाओ। उसे आपने रूम में ऐसे ही रख दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट है, बट उतनी हीट तो उसे मिल नहीं रही है, बट तब भी वो वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? अपने स्टेट को चेंज कर लिया है। ओके, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? इवेपोरेशन। एंड इवेपोरेशन और कहो वेपराइजेशन, आई एम सॉरी, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ये दोनों किसके टाइप होते हैं? ये दोनों टाइप होते हैं वेपराइजेशन के। एंड वेपराइजेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द फेज चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ अ गैस। ओके, अगर इसी के ऊपर आप एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन जानना चाहते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में दे देता है, गिव अस 3 पॉइंट्स अबाउट द स्टेट डिफरेंस बिटवीन
इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग और स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, बट उसके पहले मैं आपका इनपुट जानना चाहता हूं इन द कमेंट सेक्शन कि आप उस क्वेश्चन का आंसर इन डिटेल मैनर चाहते हो नहीं। इसका जो प्रिंसिपल था इवेपोरेशन का और बॉइलिंग का, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन आवर टुडेस क्लास। ओके, इन द अपकमिंग वीडियो क्लास हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन सी चीज है जो इवेपोरेशन के रेट को कम या ज्यादा करती है। लेट्स से एक ग्लास के अंदर पानी रखा है, मैं चाहता हूं जल्दी इवेपोरेट हो जाए, तो कौन सी चीज है जो उसकी हेल्प करेगी जल्दी इवेपोरेट होने में, और वो कौन सी कंडीशंस है जो उसकी हेल्प नहीं करेगी इवेपोरेट होने में, हम उनके बारे में बात करेंगे। अलोंग विद दैट हम बात करेंगे द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक है ये, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसके ऊपर वो हर साल मिनिमम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे ही देता है, मैक्सिमम 4 में भी आता है। ओके, सो ऐसा मत सोचना कि डिटेल में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि लेट्स से तुम्हारे एग्जाम में 33 मार्क्स आ रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं करके गए हो, और तब अगर 2 नंबर छूट गए ना इस क्वेश्चन की वजह से, तो जिंदगी भर रखेंगे ये 2 नंबर, क्योंकि वो 2 नंबर की वजह से ना सर मुझे पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ा, बुरा लगेगा ना काफी। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। अगर आप जानना चाहते हो द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इन डिटेल, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। प्रिंसिपल आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि क्या होता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे हम उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया। ओके, एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। एंड मैं जानता हूं अभी चल रहा है अक्टूबर का मंथ, एंड यू आर लाइक कि सर ये जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हो ये तो निकल चुके हैं, बट जो फाइनल एग्जाम्स है उनमें तो आएंगे ना, वो तुम्हें थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इन चारों ही चैप्टर्स की हर टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तभी, सिर्फ तभी, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड पुट अ लाइक, एंड वो जो रिंग है ना उसको दबा दो, रिंग वो घंटी वाला जो सिंबल है उसको प्रेस कर दो, ताकि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो है तो आपको अपडेट मिल जाए। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू सी यू ऑल